डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो हम कर रहे हैं, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को हम कैसे लिखेंगे। तो कल वाले वीडियो में हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने बताया था कि कोई भी जो दो चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम कूलम्स फोर्स कहते हैं। और वो जो कूलम फोर्स होता है वो चार्जेस के जो हमारे चार्जेस हैं उनके जो मैग्नीट्यूड है उसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वही फोर्स उन चार्जेस के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमने कल वाले वीडियो में देखा था। कूलम्स लॉ के हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। तो आज हम करेंगे वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या होती है, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म जो है वो क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसमें डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे इस डायग्राम को हमने ऐसे इस तरीके से बनाया है। तो ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो फिर यहाँ पे हमारा एक चार्ज पार्टिकल है Q। तो यहाँ पे हमारा एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और इस चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड जो है वो Q1 है। यहाँ पे हमारा एक और चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q2। यहाँ पे हमने एक और चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है Q2, ठीक है। अब ये ओरिजिन है हमारा यहाँ पे। तो ये जो पहला चार्ज पार्टिकल है Q1, इसका जब हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो इसका क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो ओरिजिन से लेके Q1 तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर R1। तो R1 हमारा हो जाएगा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर R1। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ये पोजीशन वेक्टर हमारा R1 हो जाएगा। सिमिलरली जो ऐसे ही हमारा जो सेकंड चार्ज पार्टिकल है Q2 जो है उस सेकंड चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड है और उसका अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें, ठीक है, तो वो इसका क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा और इसकी वैल्यू जो आएगी उसको हम लिखेंगे R2। तो ये पोजीशन वेक्टर आएगा हमारा R2। तो R1 जो है चार्ज पार्टिकल Q1 का ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो ये R1 वेक्टर जो है वो चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर है और R2 जो है वो चार्ज पार्टिकल Q2 का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम अगर इसको यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ये हमने पोजीशन वेक्टर R1 बना लिया। तो ये पोजीशन वेक्टर Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है, फर्स्ट Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आपका R1 वेक्टर और चार्ज Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है हमारा R2 वेक्टर, ठीक है। तो अगर हम अब यहाँ पे अगर Q1 से Q2 की तरफ यहाँ पे बनाएं, Q1 से Q2 की तरफ अगर जाएं तो इसको हम क्या लिखेंगे, R1 2 वेक्टर। इसको हम क्या लिखेंगे, R1 2 वेक्टर। अगर हम Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं यानी कि फर्स्ट चार्ज पार्टिकल से, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट चार्ज पार्टिकल से सेकंड चार्ज पार्टिकल की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, R1 2 वेक्टर। इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, R1 2 वेक्टर। तो ये हमारा हो जाएगा R1 2 वेक्टर, यानी कि फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की तरफ जो हमारा ये गया है। यानी कि अगर हम फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की तरफ यहाँ पे जा रहे हैं, फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की तरफ हम यहाँ पे जा रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, R1 2 वेक्टर। इसको हम लिखेंगे R1 2 वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे फिर सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ जा रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ जा रहे हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, R2 1 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि अगर हम
फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की तरफ, तो इसको हम लिखेंगे R, तो इसको हम लिखेंगे R12 वेक्टर, इसको हम लिखेंगे R12 वेक्टर। और अगर हम सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ जा रहे हैं, सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा R21 वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो R12 वेक्टर है और ये जो दोनों वेक्टर हैं ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन के हैं। तो ये वाला जो वेक्टर है जो फर्स्ट चार्ज से सेकंड चार्ज की तरफ जा रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर, इसको हम लिखेंगे R12 वेक्टर। और ये जो सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ जा रहा है, इसको हम लिखेंगे R21 वेक्टर। ठीक है, तो दोनों जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है, वो Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है यानी कि वो है हमारा R1 पोजीशन वेक्टर Q1 का, और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है हमारा R2। ठीक है, तो आई होप ये सभी को जो है डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो यही डायग्राम जो है यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, यही डायग्राम जो है वो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो ये है फर्स्ट चार्ज पार्टिकल है Q1, यहाँ पे हमने देखा कि जो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल है वो Q1 है यहाँ पे। तो Q1 का जो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है वो क्या दिखाया हुआ है, R1 वेक्टर, जो है फर्स्ट चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर है। और फिर हमने दिखाया कि यहाँ पे जो सेकंड चार्ज पार्टिकल है वो हमारा कहाँ पे रखा हुआ है, Q2 जो है वो सेकंड चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हमने लिखा है। और सेकंड चार्ज पार्टिकल का जो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर होगा वो हमारा क्या लिखा है यहाँ पे हमने, R2 वेक्टर। तो ये हमने बताया है। और फिर यहाँ पे हमने ये वाली जो डायरेक्शन बताई है, फर्स्ट पार्टिकल से अगर हम सेकंड की तरफ जाएं तो इस वेक्टर को हमने क्या लिखा हुआ है, इस वेक्टर को हमने लिखा हुआ है R12 वेक्टर। ठीक है, और फिर जब हम यहाँ पे सेकंड वेक्टर से सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसको हमने क्या लिखा हुआ है, R21 वेक्टर। तो इसको हमने ये लिखा हुआ है R21 वेक्टर। तो हमारे पास ये दोनों वेक्टर जो हैं ये अपोजिट है। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट से सेकंड की तरफ आ रहा है तो इसको हमने लिखा है R12, और सेकंड से फर्स्ट की तरफ जा रहा है तो ये हो जाएगा हमारा R21 वेक्टर। ठीक है, इसके बाद फिर हमें फोर्स की डायरेक्शन बतानी है यहाँ पे, इसके बाद हमें फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा F21 क्या है। F21 है हमारा, तो जो हमारा F21 है, F21 इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स एक्टेड ऑन द सेकंड पार्टिकल बाय द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल। यानी कि F21 क्या है हमारा, F21 का मतलब है कि F21 का मतलब है कि सेकंड चार्ज पार्टिकल पे फर्स्ट चार्ज पार्टिकल की वजह से कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, F21 का मतलब है, F21 का मतलब है कि सेकंड वाले पे फोर्स लग रहा है फर्स्ट वाले की वजह से, यानी कि ठीक है, F21 इज़ द सेकंड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है फर्स्ट चार्ज पार्टिकल की वजह से। और अगर हम इसका अपोजिट लिखें तो इसका अपोजिट आ जाएगा हमारा F12। तो F12 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है सेकंड चार्ज पार्टिकल की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही बताया हुआ है कि जो हमारा F21 है, जो हमारा F21 है, इसका मतलब कि सेकंड चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है फर्स्ट चार्ज पार्टिकल की वजह से। और F12 का मतलब है कि फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है सेकंड चार्ज पार्टिकल की वजह से। ठीक है, तो इनकी फिर डायरेक्शन हमें बतानी है, क्योंकि दोनों जो चार्ज पार्टिकल हैं वो हमारे पॉजिटिव हैं। यहाँ पे दोनों चार्ज पार्टिकल जो हैं वो पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला जो चार्ज है वो Q1 है, और यहाँ पे अगर हम देखें कि पहला जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारा Q1 है, और दूसरा जो चार्ज पार्टिकल है वो हमारा Q2 है। ठीक है, तो F12 की जो डायरेक्शन होगी उसको दिखाने के लिए अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर हमारा फर्स्ट चार्ज पार्टिकल अगर हम यहाँ पे लिखें, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल अगर हम लिखें यहाँ पे Q1 है, और दूसरा चार्ज पार्टिकल जो है Q2 है।
ठीक है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। तो F, अगर हम यहाँ पे F21 देखें, F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज पार्टिकल। तो सेकंड पे फर्स्ट की वजह से जो फोर्स लगेगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। तो जो F21 होगा वो हमारा इस साइड होगा, F21 वेक्टर। इसका मतलब सेकंड पे जो चार्ज लग रहा है फर्स्ट की वजह से, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें अब, तो ये हमारा F21 वेक्टर हो गया। सिमिलरली अब हमें क्या देखना है, अब हमें F12 देखना है, यानी कि फर्स्ट पे जो चार्ज लगेगा, फर्स्ट पे जो फोर्स लगेगा सेकंड की वजह से, उसको हम क्या कहेंगे, F12। तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो फर्स्ट पार्टिकल पे सेकंड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो यहाँ पे होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारा, दिस इज़ द F12 वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डायग्राम में भी बताया हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम में हमने ये बताया हुआ है कि पहला जो चार्ज पार्टिकल है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ये जो है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो दोनों जो चार्ज पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यानी कि फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे सेकंड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो है हमारा यहाँ पे F12 वेक्टर। फर्स्ट पार्टिकल पे सेकंड की वजह से ये जो फोर्स लग रहा है ये हमारे इस फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है। और सेकंड पे फर्स्ट की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो है हमारा F21 वेक्टर। तो दोनों की डायरेक्शन जो है यहाँ पे हमारी अपोजिट है, क्योंकि दोनों चार्ज जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन जो होती है हमेशा अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज along the line joining the charges, यानी कि चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही हमारी जो फोर्सेस की डायरेक्शन है वो होती है। तो नेक्स्ट फिर हम इसमें कूलम्स लॉ के द्वारा अगर हम F21 की वैल्यू लिखें, कूलम्स लॉ के द्वारा अगर हम F21 की वैल्यू लिखें, तो कल हमने पढ़ा था कि फोर्स हम किसके बराबर होता है, 1/4πε0 पहला चार्ज फिर दूसरा चार्ज डिवाइड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हमने कल कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। तो अगर अब हमें क्या लिखना है, अब हमें F21 के बारे में लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा F21 आएगा, F21, ठीक है। तो ये F21 निकालने के लिए हमें देखना है कि यहाँ पे जो हमारे F21 की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, F21 की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है। और सेम डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में हमारा कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, R12, ठीक है। तो ये जो फोर्स, हम कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं यहाँ पे, F21, हम यहाँ पे जो फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा फोर्स निकाल रहे हैं, हम F21 का फोर्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो फोर्स निकाल रहे हैं वो है हमारा F21। तो F21 की जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है हमारी F21 की। फिर हम देखेंगे इसी डायरेक्शन में कौन सा पोजीशन वेक्टर है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पोजीशन वेक्टर है R12, पोजीशन वेक्टर जो है R12 ये सेम डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पे कौन सा पोजीशन वेक्टर लेंगे, यहाँ पे हम कौन सा पोजीशन वेक्टर लेंगे, R12। तो हम ये वाला पोजीशन वेक्टर जो है वो यहाँ पे लेंगे। तो फोर्स कौन सा है हमारा यहाँ पे, F21। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन में कौन सा पोजीशन वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में हमारा R12 वाला पोजीशन वेक्टर है। तो इसमें हम पोजीशन वेक्टर लेंगे R12। तो जब हम यहाँ पे कूलम्स लॉ लिखेंगे तो फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहाँ पे फोर्स है हमारा F21, फिर ये आ जाता है, आएगा आपका 1/4πε0। फर्स्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड है Q1, सेकंड चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q2 अपॉन, अभी हमने बताया कि पोजीशन वेक्टर हम कौन सा लेंगे, R12 लेंगे, क्योंकि दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, फोर्स की डायरेक्शन और पोजीशन वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है R12 स्क्वायर हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे फिर हम उसकी पोजीशन लिखेंगे। तो पोजीशन वेक्टर हमारे पास आएगा r12 कैप। ठीक है, क्योंकि किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हम उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और उसकी डायरेक्शन लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं और उसकी डायरेक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये हमारे फोर्स का मैग्नीट्यूड है और ये हमारे फोर्स की डायरेक्शन है। तो हमने बताया कि जो हमारा F21 है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड है और इसी डायरेक्शन में कौन सा पोजीशन वेक्टर है हमारा, इसी डायरेक्शन में हमारा पोजीशन वेक्टर है R12। तो दोनों की जो डायरेक्शन है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखेंगे वो हम लिखेंगे, यहाँ पे जो हम डिस्टेंस लिखेंगे वो लिखेंगे हम R12 और पोजीशन वेक्टर जो हम लिखेंगे यानी कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन है इसकी R12 कैप। तो कैप जो है ये हमें क्या बता रही है, ये हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में बता रही है, ये हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में बता रही है। सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है, अब हमें F12 निकालना है। तो अब हम देखें F12 कौन सा है, F12 है ये वाला। F12 मतलब कि F12 जो है फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है सेकंड की वजह से, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है सेकंड की वजह से, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो इस साइड है। ठीक है, तो F21 की जो डायरेक्शन हो गई वो ये हो गई F12। तो ये जो डायरेक्शन है ये हमारी F12 की है, F12 का जो फोर्स है ये उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, और हम देख रहे हैं इसी डायरेक्शन में कौन सा पोजीशन वेक्टर है, तो इसी डायरेक्शन में ये वाला पोजीशन वेक्टर है और ये कौन सा पोजीशन वेक्टर है, R21। तो यहाँ पे जो हम पोजीशन वेक्टर लेंगे वो है हमारा R21। तो यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर हम लेंगे R21 क्योंकि दोनों जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं। तो कूलम्स लॉ के द्वारा हम ये वाला लिख लेंगे यहाँ पे कि जो F12 वेक्टर होगा उसको हम लिखेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और पोजीशन वेक्टर आएगा हमारे पास R21 कैप। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम देखेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर इसके बाद हमें पता है कि जो दोनों वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर जो हैं वो हमारे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें कि जो हमारा R12 वाला पोजीशन वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है और R21 वाला जो पोजीशन वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। तो दोनों वेक्टर जो हैं यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दोनों वेक्टर जो हैं, इसको हमने लिख दिया कि जो हमारा R12 वेक्टर है वो किसके बराबर है, माइनस ऑफ R12 कैप, यानी कि दोनों जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर हम इसको कौन सी इक्वेशन में रख देंगे, हम इसको सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो जैसे हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो R21 की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहले यहाँ पे था हमारे पास R21, अब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा R12। हम क्या पुट कर रहे हैं, माइनस R12, लेकिन माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, और फिर पोजीशन वेक्टर की जगह, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, माइनस ऑफ R12 कैप। तो ये हमारा इसकी वैल्यू पुट करके आ गई। ठीक है, फिर ये जो नेगेटिव का साइन है इसको हम आगे ले गए, नेगेटिव के साइन को हम आगे ले गए और बाकी की वैल्यू को हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो ये हो गया हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और R12 कैप। तो हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है, ये वाला जो पूरा वेक्टर है ये किसके बराबर है, दिस इज़ द F21। तो यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर हमारे पास F21 के बराबर है, यानी कि हमारे पास जो F12 वेक्टर है वो उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई है, F21। ठीक है, इसका मतलब कि दोनों फोर्सेस जो हैं, यानी कि जो हमारा यहाँ पे हमने निकाला कि फोर्स ऑन द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल ड्यू टू सेकंड चार्ज पार्टिकल, ये किसके बराबर है, इज़ ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन द सेकंड चार्ज पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज पार्टिकल। तो ये हमने निकाल लिया कि जो दोनों पे लगने वाला चार्ज है वो बराबर होते हैं और हमेशा उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। तो हमने देखा जो F12 है वो इस डायरेक्शन में है, जो हमारा F21 है वो इस डायरेक्शन में है और जो हमारा F21 है वो हमारा इस डायरेक्शन में है। तो दोनों हमेशा इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। तो यही था हमारा
कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कि वेक्टर फॉर्म में हम कूलम्स लॉ को कैसे लिख सकते हैं। तो जो हमारे फोर्सेस होते हैं वो इक्वल होते हैं और अपोजिट इन नेचर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे जो इसमें दिया गया है, नेक्स्ट इसमें दिया गया है हमें एग्जाम्पल 1.4। तो एग्जाम्पल 1.4 में हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें एक तो कूलम्स लॉ के द्वारा हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है और एक न्यूटन्स लॉ के द्वारा हमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। किस किस के बीच में निकालना है हमें यहाँ पे, बिटवीन, यानी कि हमें उनको कंपेयर करना है किसके द्वारा। पहले हमें निकालना है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में, पहले हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, और फिर हमें निकालना है दो प्रोटॉन्स के बीच में। ठीक है, तो इसके बाद सबसे पहले हमें ये करना है, यानी कि हमें दो फोर्सेस निकालने हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हमें निकालने हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हमें दो फोर्स निकालने हैं। एक तो हमें कूलम्स फोर्स निकालना है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और दूसरा हमें न्यूटन्स लॉ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, तो अगर हम यहाँ पे लिखें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, एफ ई मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये हमें पता ही है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे। और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लिखेंगे एफ जी। तो इसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम यूज़ करेंगे G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये हमें यूज़ करना है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे करना है इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए करना है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो बराबर होता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। इसका जो मास होता है, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और प्रोटॉन का जो मास है वो होता है हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो हमें दोनों फॉर्मूले यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का भी यही चार्ज होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यहाँ पे दिया हुआ है कि सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो उसमें कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, यही वाला फॉर्मूला 1/4πε0। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4πε0। पहला चार्ज है हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखेंगे -e, और दूसरा चार्ज है हमारा प्रोटॉन के लिए हम लिखेंगे e, और डिस्टेंस के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आर स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया -1/4πε0 ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये निकाल दिया। तो नेगेटिव साइन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा फोर्स है वो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमारा पहले से ही अट्रैक्टिव होता है। हमेशा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। तो हम किसके लिए निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। तो जब हम इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो यहाँ पे हम ये हो जाएगा हमारे पास एफ जी, इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी, पहले चार्ज पार्टिकल का मास यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरे चार्ज पार्टिकल का मास यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों के मास का हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें पता है और प्रोटॉन का मास भी हमें पता है। तो ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे। तो जब हम दोनों को, हमें रेशो निकालनी है, तो रेशो निकालने के लिए हमें दोनों को डिवाइड करना है, यानी कि जो एफ ई वाला फोर्स है और जो एफ जी वाला फोर्स है उन दोनों को हमें डिवाइड करना है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा ये ई स्क्वायर, अपॉन 4πε0 GMPME। तो सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2.4 इंटू 10⁻39, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू 10⁻39 टाइम्स ऑफ द
ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला यहाँ पे 10⁻39, यानी कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीक होता है और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। तो सेकंड केस में सेम चीज़ हमें किसके लिए निकालनी थी? सेकंड केस में सेम चीज़ हमें इसके लिए निकालनी थी, दोनों प्रोटॉन्स के लिए। सेकंड केस में ये चीज़ हमें दोनों प्रोटॉन्स के लिए निकालनी है। तो सेम हम ऐसी मेथड अपना फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली जब हम दोनों के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जब हमारा आया था नीचे आया था हमारा MP और ME, लेकिन जब हम प्रोटॉन के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें तो सेम आएंगी, लेकिन नीचे आएगा हमारा MP इंटू MP, क्योंकि दोनों जो चार्ज पार्टिकल हैं वो प्रोटॉन है। तो यहाँ पे जो नीचे आएगा वो हमारा MP आएगा, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो सेम आएंगी। तो जैसे ही हम इसमें मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रेशो की वैल्यू कितनी आएगी? 1.3 इंटू 10⁻36, यानी कि अगर हम दो प्रोटॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशो निकालते हैं, यानी कि दोनों प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कितना होता है? 10⁻36 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारा वीक होता है। तो ये इसमें बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है इसने एस्टिमेट द, अगला जो बी पार्ट है इसमें पूछा है एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन व्हेन दे आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। ठीक है, तो उसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब उन पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, जब उन पे लगने वाला फोर्स जो है उस कूलम फोर्स के बराबर है जब उनको हमने कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे जो रखा है, तो सबसे पहले हम उस फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे 1/4πε0। तो पहला जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको -e लिख लेंगे। दूसरा जो चार्ज है वो प्रोटॉन है, तो उसको हम e लिख लेंगे। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10⁻1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻−10 मीटर। तो इसका स्क्वायर हम करेंगे तो ये वाले फोर्स की वैल्यू को पुट करके जो हमारी e की वैल्यू हम पुट करें यहाँ पे, इसके भी e की वैल्यू को पुट करें तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, तो यहाँ से जो फोर्स आएगा हमारे पास उस फोर्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हमने फोर्स निकाल लिया है, तो ये हमने फोर्स निकाल लिया है। तो उसने कहा कि सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जब उन पे लगने वाला फोर्स कौन सा है? कूलम फोर्स है, और उस कूलम फोर्स की वैल्यू हमने निकाल ली है यहाँ पे। तो ये वाली वैल्यू हमने निकाल ली। कितना फोर्स लग रहा है उस पर? 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन, यानी कि इतना फोर्स जब उस पर लग रहा है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो उसको निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? F = m/a। तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एक्सेलरेशन = F/m। तो F की तो वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे किसके लिए अगर निकालेंगे, अगर हम सबसे पहले किसके लिए निकालें? इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें तो F एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास F/, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब हम प्रोटॉन के लिए निकालेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा F/, मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो दोनों की वैल्यू पुट करके हम इन दोनों के, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमारा 9.1 इंटू 10⁻। तो ये फोर्स हमने निकाल लिया। तो यहाँ पे हम किसका एक्सेलरेशन बता रहे हैं? तो ये हम बता रहे हैं यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन। तो फोर्स की वैल्यू हमें पता है, फोर्स की वैल्यू है हमारे पास ये 2.3 इंटू 10⁻⁻8, और इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31। तो यहाँ से सोल्व करके इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ऐसे ही हम प्रोटॉन के लिए निकाल लेंगे।
ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे जब हमारा प्रोटॉन के लिए निकलेगा तो प्रोटॉन के लिए फोर्स हो गया हमारे पास ये, और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो इसकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितने निकलेगी, 10⁻19। यानी कि ये एक्सेलेरेशन बहुत ज़्यादा है, 10⁻22 और 10⁻19। यानी कि अर्थ जो हमारे ऊपर लगाती है एक्सेलेरेशन कितना होता है वो हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है हमारा, वो हमारा यहाँ पे 10⁻22 और 10⁻19। ठीक है। तो यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा है, और अर्थ जो हमारे ऊपर लगाती है वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था डियर स्टूडेंट, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.4। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1.5। तो एग्जाम्पल नंबर 1.5 में यहाँ पे हमें दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 1.5 में मैं आपको समझा देती हूँ, फिगर से हम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि यहाँ पे एक मेटल स्फीयर है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और एक मेटल स्फीयर है, इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें 10 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया है। अब फिर क्या किया हमने, सेकंड स्टेप में हमने किया कि ये जो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल था, ठीक है, ये जो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल था इसको हमने ये जो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल था इसको हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट चार्ज पार्टिकल था, ठीक है, फर्स्ट मेटल स्फीयर था जिसके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इसको हमने एक अनचार्ज स्फीयर सी के साथ में, तो ये जो ए था इसको हमने किसके साथ टच किया, इसको हमने सी के साथ टच किया, और सी जो है वो हमारा अनचार्ज है। ठीक है। तो सी जो है वो हमारा अनचार्ज है। सिमिलरली जो बी था हमारा, बी पे भी हमारा पॉजिटिव चार्ज था, इसको भी हमने डी के साथ टच किया, और डी जो है ये हमारा अनचार्ज है। ठीक है। फिर इसने कहा कि दोनों को टच किया, दोनों को टच करने के बाद फिर हम ए और बी को क्या करते हैं, ए और बी को पास लेके आते हैं, और इसके डिस्टेंस को हम आधा कर देते हैं। पहले जो डिस्टेंस था वो 10 सेंटीमीटर था, और अब जो डिस्टेंस है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो आपको ये बताना है कि इनके कूलम फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कूलम फोर्स जो है वो कैसे चेंज होएगा। ठीक है। तो पहले वाले में ये दिया गया है, ये पहला मेटल स्फीयर है और ये दूसरा मेटल स्फीयर है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इस वाले जो ए वाला जो मेटल स्फीयर है इसको हमने क्या किया, एक अनचार्ज मेटल स्फीयर सी के साथ में टच कर दिया, और जो बी वाला है इसको हमने अनचार्ज मेटल स्फीयर डी के साथ में टच कर दिया। उसके बाद फिर हम दोनों को डिस्टेंस को हमने आधा कर दिया। तो कूलम फोर्स पे हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इस केस में अगर हम कूलम फोर्स निकालें इस केस में, तो मान लो कि इस पे चार्ज है Q और इस पे जो चार्ज है वो है हमारा Q डैश। दोनों पे चार्ज ए, मेटल स्फीयर ए पे जो चार्ज है वो हमारा ए है, मेटल स्फीयर ए पे जो हमारा चार्ज है वो Q है, और मेटल स्फीयर बी पे जो हमारा चार्ज है वो हमारा Q डैश है। तो अगर हम कूलम फोर्स के द्वारा इसका चार्ज निकालें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश अपॉन डिस्टेंस को अगर मैं यहाँ पे R लिखूँ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर। मैंने इसको डिस्टेंस को क्या मान लिया, R मान लिया, तो इस डिस्टेंस को हमने लिख दिया R स्क्वायर। तो ये हमारा पहला फोर्स हो गया। अब फिर हमने ये सेकंड स्टेप में क्या किया कि ये जो हमारा मेटल स्फीयर ए था इस पे चार्ज कितना था, Q चार्ज था, इसको हमने किसके साथ टच कर दिया, इसको हमने C के साथ, जो मेटल स्फीयर ए था उसको हमने मेटल स्फीयर सी के साथ में टच कर दिया, और मेटल स्फीयर ए पे जो चार्ज था वो था हमारा Q, यानी कि उसका जो कुछ चार्ज है, जैसे ही हम सी को ए से टच करेंगे, तो जैसे ही हम सी को ए के साथ टच करेंगे, ठीक है, तो पहले हमारे ये मेटल स्फीयर ए था, इस पे जो सारा का सारा जो चार्ज था वो हमारा
इसके पास ही था, लेकिन जब हम इसको किसके साथ टच कर रहे हैं, मेटल स्फीयर सी के साथ जब हम इसको टच करेंगे तो ए का जो चार्ज है वो कुछ चार्ज जो है वो हाफ चार्ज जो है वो सी पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, हाफ चार्ज जो है वो सी पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू यानी कि उसका जो आधा चार्ज है वो हमारा सी पे ट्रांसफ़र हो गया। तो पहले ए पे कितना चार्ज था, पहले ए पे जो चार्ज था वो क्यू था, अब ए पे कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू डैश, यानी कि ए पे कितना बचेगा, ए पे बचेगा क्यू बाय टू, यानी कि अब ए पे जो चार्ज है वो हो गया है हमारा क्यू बाय टू, और सी पे जो चार्ज है वो भी हमारा कितना हो गया है, क्यू बाय टू। यानी कि जैसे ही हम दोनों को टच करते हैं तो दोनों का जो चार्ज है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो ये इस फिगर में दिखाया हुआ है कि जैसे ही हम ए को सी के साथ में, पहले ए पे जो चार्ज था वो हमारा क्यू था, फिर हमने क्या किया, दोनों को टच करा दिया, दोनों मेटल स्फीयर को टच करा दिया। जैसे दोनों स्फीयर को हमने यहाँ पे टच करा दिया है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे दोनों मेटल स्फीयर को टच कराया है, पहले इस पे था, इस पे कितना चार्ज था, क्यू चार्ज था, फिर इसके बाद हमने क्या किया, इस ए को हमने सी के साथ में टच किया जो कि हमारा अनचार्ज था, तो इस पे जो एक चार्ज इस पे, यानी कि ये दोनों पे जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि इस पे ए पे जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, क्यू बाय टू, और सी पे जो चार्ज है वो भी कितना हो जाएगा, क्यू बाय टू। ऐसे ही सेम बी के साथ में। ठीक है, तो बी पे कितना था, पहले बी पे था हमारा, बी पे जो चार्ज था वो था हमारा क्यू डैश, लेकिन जैसे ही हम उसको अनचार्ज मेटल स्फीयर डी के साथ में टच करते हैं तो दोनों का जो चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का जो चार्ज है वो डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों का जो चार्ज है वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अब बी के पास कितना बचा, पहले कितना था क्यू डैश, अब बी के पास बचेगा क्यू डैश बाय टू, और डी के पास भी कितना बचेगा, क्यू डैश बाय टू, यानी कि दोनों का जो चार्ज है वो आधा आधा हो गया। यानी कि जैसे ही हम इस मेटल स्फीयर ए को अनचार्ज सी के साथ में टच करते हैं तो ए के पास कितना चार्ज आ गया, क्यू बाय टू, और ऐसे ही हम बी को डी के साथ टच करते हैं तो बी पे कितना चार्ज रह गया अब हमारे पास, क्यू डैश, बी पे कितना चार्ज रह गया अब, क्यू डैश बाय टू रह गया, यहाँ पे क्यू डैश बाय टू रह गया अब यहाँ पे। ठीक है, अब फिर यहाँ पे फिर हमसे पूछा गया है थर्ड स्टेप में कि अब हम दोनों को टच कराने के बाद फिर हम ए और बी को एक दूसरे के पास में लेके आए, और उनके बीच का डिस्टेंस जो है पहले कितना था, 10 सेंटीमीटर, पहले कितना था 10 सेंटीमीटर, और अब कितना कर दिया है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि अब हमने डिस्टेंस को क्या कर दिया है, आधा कर दिया है। तो अब उसने कहा कि कूलम फोर्स बताओ अब कितना होगा, तो अब हम कूलम फोर्स निकालें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ए का चार्ज कितना है, क्यू नहीं है, बल्कि ए का चार्ज कितना है, क्यू, ए का चार्ज कितना है, क्यू बाय टू, तो ए का चार्ज जो है वो क्यू बाय टू है, और बी का चार्ज कितना था, पहले क्यू डैश था, लेकिन अब कितना है बी का चार्ज, क्यू डैश बाय टू। अब डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब आर को भी हमने कितना कर दिया है, पहले आर था हमारा 10 सेंटीमीटर, उसको हमने आर माना था, अब इसको हमने आधा कर दिया, तो यहाँ पे आर भी क्या हो गया, आर बाय टू हो गया, डिस्टेंस भी क्या हो गया है, आर बाय टू। तो जब हम आर बाय टू का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर बाय 4, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे क्योंकि कूलम्स लॉ में होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो आर कितना है, आर बाय टू, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाय 4, तो ये वाला 4 ये इस 4 के साथ में कैंसिल हो गया, तो ये सेम वही बचा हमारे पास जो हमने निकाला था, जो हमने फर्स्ट केस में निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश बाय आर स्क्वायर, यानी कि यही फोर्स हमने पहले निकाला था, यानी कि इसमें कूलम फोर्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी कि कूलम फोर्स जो है वो हमारा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया था कि पहले ये जो हमारे मेटल के स्फीयर हैं इनके बीच का डिस्टेंस आर है, यानी कि 10 सेंटीमीटर है, फिर हमने दोनों को क्या किया, इसको अनचार्ज मेटल स्फीयर के साथ टच कर दिया, इसको भी अनचार्ज मेटल स्फीयर के साथ टच कर दिया, तो दोनों के जो चार्ज हैं वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि इसका जो चार्ज है वो क्यू बाय टू हो जाएगा और इसका जो चार्ज है वो हमारा क्यू डैश बाय टू हो जाएगा। ठीक है,
फिर हमने क्या किया, दोनों के बीच के डिस्टेंस को भी आधा कर दिया, यानी कि डिस्टेंस को भी हमने क्या कर दिया, r/2 कर दिया। तो जब ये सारी वैल्यूज़ हम कूलम्स फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कूलम फोर्स की वैल्यू हमारी क्या आएगी, सेम आएगी। यानी कि इस केस में कूलम फोर्स की जो वैल्यू आ रही थी और इस केस में कूलम फोर्स की जो वैल्यू आ रही है वो हमारी क्या आएगी, सेम आएगी। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी को आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।